नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। योजना से 20 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करने वाले हैं। इस योजना की वर्चुअल शुरुआत पीएम मोदी 10 अगस्त को महोबा से कर चुके थे। इस योजना में प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और साथ ही अगर आपका पता बदल गया है तो भी आपको उज्ज्वला 2.0 योजना के जरिए लाभ दिया जाएगा। आज 12 बजे इसकी औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। 20 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा और खास बात यह है कि गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा सरकार की तरफ से फ्री दिया जाएगा। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ लाभार्थी महिलाओं से संवाद भी करने वाले हैं। उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस योजना का शुभारंभ किया था और कई महिलाओं से संवाद भी किया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके दूसरे चरण की औपचारिक लॉन्चिंग करने वाले हैं। वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम आवास पर ही दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस दौरान गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत न सिर्फ गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा बल्कि फ्री में चूल्हा भी दिया जाएगा ताकि उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ पाए। चूल्हे से निकलने वाले धुएं से उनको आज़ादी मिल पाए। इसी मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में आज इसके दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। 20 लाख महिलाओं को इसके लिए चिन्हित किया गया है, उनकी लिस्ट तैयार की गई है जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक 12 बजे सीएम आवास पर इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ख़ास बात यह कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थी महिलाओं से बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, अब उन्हें खाना बनाने में कितनी सहूलियत होती है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीएम योगी भी संवाद करने वाले हैं। लखनऊ से हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हो रही है, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? और देखिए, सरकार की उज्ज्वला योजना, केंद्र सरकार की योजना महिलाओं के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव से पहले इसकी शुरुआत पूर्वांचल के बलिया से की गई थी और इसके बाद जो इसका सेकंड फेज है 2.0, इसकी शुरुआत 10 अगस्त को महोबा से की गई थी। लेकिन इसी सेकंड फेज के पहले चरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसकी औपचारिक शुरुआत करने जा रहे हैं। 5KD पर यह बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 10 से 12 जिलों की जो महिलाएं हैं वो वर्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संवाद करेंगी। मुख्यमंत्री उनसे पूछेंगे कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस योजना के जरिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि इस पूरी योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और बहुत सारे प्रवासी श्रमिक जिनके पते बदल गए, जिनका एड्रेस चेंज हो गया कोरोना काल में, उन पर विशेष जोर देने के लिए कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट के बादल उनके ऊपर मंडरा रहे थे। उनको ही बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रोजगार छूट गया। तो सरकार का ये प्रयास है कि उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनके एड्रेस बदलने के बावजूद जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसमें उनको थोड़ी रियायत दी जाए और उनके पुराने पते पर ही उनको गैस का जो कनेक्शन है वो दिया जाए। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पे ये कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, संवाद भी होगा और सरकार का ये प्रयास है कि चुनाव से पहले ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि महिलाओं के लिए कम से कम ये गेम चेंजर योजना है, जिसके जरिए धुएं में डूब रही महिलाओं को कम से कम उससे उबारने का सरकार का प्रयास है, जिसके चलते सेकेंड फेज की शुरुआत की गई और आज बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री से अपने अनुभव भी शेयर करेंगी। और ऐसी महिलाओं के जीवन में बदलाव आया भी है अनामिका, जिनको इस योजना का लाभ मिला है। हमने देखा था कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे थे तो कई महिलाओं ने इस बात का जिक्र भी किया था कि कैसे अब उनको चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिल गई है। आज उसी तरीके का संवाद मुख्यमंत्री भी उन महिलाओं से करने वाले हैं।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से महिलाएं बहुत ही भावुक तरीके से जब पीएम से बात कर रही थी और ये बता रही थी कि पहले कैसे उनको शाम के खाने के लिए दोपहर से लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ती है, उपले बनाने पड़ते हैं घर में, लेकिन इसके बावजूद उनकी आंखों से टप टप गिरता पानी उनके लिए बहुत तकलीफदेह है। और प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त भावुक भी हो गए थे, जिसके बाद एक ऐलान किया गया कि जो उज्ज्वला योजना, जिसके चलते करीब 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला था, अब इसके सेकेंड फेज की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी महिलाओं को चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है, जिसको देखते हुए महोबा से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के लिए औपचारिक जो अब शुरुआत है आज से हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे महिलाओं से संवाद के जरिए। वेस्ट यूपी की या बुंदेलखंड की कुछ महिलाएं जो जिले हैं वहां की महिलाएं मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करेंगी, बात करेंगी, अपने अनुभव शेयर करेंगी और ये बताएंगी कि पहले से अब में उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है और आने जा रहा है इस योजना के जरिए। तो कम से कम महिलाओं की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अमित, वैसे हम तो रहते शहरी क्षेत्र में, लेकिन आप अंदाजा लगाइए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के दर्द का, जो आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं और इस बारिश के मौसम में उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ऐसे में ये इस योजना का लाभ अगर उनको मिलता है तो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। सही बात है। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी कर बीजेपी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बूथ स्तर पर बड़ी साजिश में जुटी हुई है, दूसरे राज्यों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं से सावधान रहने के लिए कहा है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाया जाना बेहद गंभीर मामला है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा नहीं बल्कि गरिमा का विषय है। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है, गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं, इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रही है बीजेपी। किस तरह की साजिश, ऐसे क्या उनके पास सबूत हैं, क्या उनको रिपोर्ट मिली है जिसके आधार पर वे बात कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश हो रही है बूथ स्तर पर? देखिए, सियासत में कई बातें कही जाती हैं और उसका संदेश किसी और को देने का मकसद होता है। बिला शुबा जो कल उनका बयान लिखित में जारी हुआ है, वो संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि जनवरी और फरवरी के महीने में कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर उन्होंने करीब 25 से 30 जिलों का दौरा किया था। उसके बाद कोविड सेकेंड के बाद वो दौरे रुक गए थे और ऐसे में हर सियासी पार्टी इस बात को जान रही है कि जो जंग है सियासी, वो बूथ स्तर पर ही है। बूथ स्तर पर जिसका किला मजबूत होगा वही 2022 की जंग को जीतेगा। तो ये तमाम ज़बानी जंग के बीच में ये बात बिल्कुल साफ है कि बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करना ही इस जंग को जीतने का ही एकमात्र विकल्प है। और आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं किरण नंदा, उनकी भी ड्यूटी करीब 22 जिलों में लगाई गई है सिर्फ बूथ स्तर पर समीक्षा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बूथ स्तर पर ही चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अपने मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और उन तमाम लोगों को एक संदेश देने की ये कोशिश है अखिलेश यादव की। हालांकि सत्तारूढ़ दल जरूर उन तमाम चीज़ों पर सवाल उठा रहा है, उनके इरादों पर, और इस पूरे बयान पर भी उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन आप बात मान के चलिए कि उनका जो टारगेट है वो अपना फिक्स है। फिक्स टारगेट का मतलब ये हुआ कि जो उनके वोटर हैं, यानी जो बेस वोटर है, इसके अलावा जो तमाम दूसरे वोटरों की वो उम्मीद कर लगाए बैठे जो वोट उनको करेंगे, उनको ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से बूथ स्तर पर ऐसी कोई साजिश की जा रही है, या फिर जैसा कि अलाउद्दीन कह रहे हैं कि सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक संदेश भर देने की कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से?
देखिए बिल्कुल ऐसा ही पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें या बूथ स्तर की बात करें तो 17 का चुनाव भी आपको याद होगा, और वैसे भी बीजेपी के चुनावी रणनीति का हिस्सा है हर बूथ को मजबूत करना। और आप पिछली बार 17 के चुनाव में ये नारा भी दिया गया था, हर बूथ पर यूथ का, और इस बार भी बूथ विजय अभियान पार्टी की ओर से शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते 23 तारीख को जेपी नड्डा को संबोधित भी करना था। हालांकि कल्याण सिंह के निधन की वजह से वो कार्यक्रम आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की चुनावी जीत के लिए रणनीति का हिस्सा है कि सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण के साथ साथ हर बूथ को मजबूत करने के लिए पार्टी हर लेवल पे प्रयास करती है। पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। पन्ना प्रमुखों के अलावा जो संघ के जो सर्वे होते हैं हर बूथ पर, वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है चुनाव को जीतने की अलग अलग चुनाव में। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो इस पूरे आरोप के बीच समझना ये होगा कि आखिर चुनावी जो तैयारियां हैं दोनों दलों की वो किस लेवल पर जाके रुकती हैं। और यहां पर अखिलेश यादव जरूर दिखाई दे रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पे डाल रहे हैं कि अगर बीजेपी साजिश कर रही है तो आपको ज्यादा एक्टिव रहना होगा, ज्यादा अलर्ट मोड पे रहना होगा। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्टअप करने जैसा भी हो सकता है, और या फिर बीजेपी को काउंटर करने का भी ये एक बड़ा जो कुछ भी हो बीजेपी को रास नहीं है और बीजेपी की तरफ से काउंटर किया भी गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 77 केसों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके दी है। दरअसल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 77 केस ऐसे हैं जिन पर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है, जिनको सरकार ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही एमपी एमएलए से जुड़े केसों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। वैसे आज अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में माननीयों से जुड़े केसों के जल्द निपटारे को लेकर सुनवाई भी होनी है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण लखनऊ में भी होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉर्ड में अपनी इकाई लगाएगा। 200 एकड़ में बनने वाली इस इकाई में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार मिश्रा ने सीएम योगी को कार्य योजना की जानकारी दी। सीएम योगी ने इसके लिए जमीन आवंटित करने के निर्देश भी दिए हैं। कंपनी 3 महीने के भीतर काम शुरू करने को तैयार है। ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है। तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अब लखनऊ में भी ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा। 300 करोड़ का निवेश करेगा डीआरडीओ। इसके लिए ब्रह्मोस के एमडी ने सीएम योगी से मुलाकात की है और 200 एकड़ जमीन की उन्होंने मांग की है, जिसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जमीन मुहैया करवाई जाए ताकि ब्रह्मोस का निर्माण राजधानी लखनऊ में भी हो पाए। डीआरडीओ की तरफ से एक यूनिट यहां पर लगाई जाएगी डिफेंस कॉरिडोर के तहत और वहां पर 300 करोड़ का निवेश होगा, जिसके माध्यम से सीधे तौर पर 15,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। आग से जलाने की कोशिश की गई है। पत्नी और सास पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। आरोपी मोहनदास ने खुद को भी आग लगा ली। तीनों गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। पारिवारिक कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर पत्नी और सास को जलाने की कोशिश की गई है। मिट्टी का तेल डालकर आरोपी मोहन ने दोनों को आग लगा दी और बाद में खुद को भी आग के हवाले कर दिया। तीनों की हालत बेहद गंभीर है। उनको सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है ताकि बेहतर इलाज मिल पाए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पारिवारिक कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय जो है तीनों लोगों को सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और जिसमें पति और पत्नी की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि जो उनकी सास है
वो जो है उनकी हालत स्थिर है और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। लंबे वक्त से इनका फैमिली कोर्ट में मामला भी चल रहा था और सुबह आज नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद पति ने अपनी पत्नी पर और अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाई और सास जब बचाने आई तो उस पर जो है वो भी आग में झुलस गई है। फिलहाल सभी कर दिया है सफदरजंग अस्पताल में। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक लड़की के पिता ने बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और अपनी बेटी को भी गला दबाकर मार डाला। घटना के बारे में किसी को पता न चले इसलिए दोनों के शवों को यमुना में फेंक दिया। पुलिस ने जब गहराई से मामले की जांच पड़ताल की तो आरोपी पिता ने सारा सच कबूल कर लिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इश्क का एक ही दस्तूर है कि इसका कोई दस्तूर नहीं है। इसका एक ही सिद्धांत है कि इसका कोई सिद्धांत नहीं है। दिल से दिल मिले तो इश्क और नजर से नजर मिले तो इश्क। ये कहानी फिरोजाबाद की है। लड़के और लड़की को हमने काल्पनिक नाम दिया है। लड़की दिव्या है और लड़का देव। दोनों साथ जिंदगी जीने के सपने संजो रहे थे। मुश्किलों का सामना एक साथ करने की कस्में खा रहे थे। हर हालात में साथ निभाने का वादा था। वक्त कैसा भी एक दूसरे का दामन ना छूटे ये इरादा था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि 10 अगस्त को दोनों घर से गायब हो जाते हैं। फैजू ने बहुत तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दे दी गई और जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो इश्क की एक कहानी मुकम्मल होने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। जो लड़की का बाप है देवीराम, ये अपने भाई को 5-6 लोगों को लेके गया दिल्ली। वहाँ से लड़की को ले आया और लड़की को काफ़ी समझाया कि मान जाओ, जो भी किया उसने, जो बता रहा था मैंने उसका पूरा इंट्रोगेशन किया है और तफसील से बात की है उससे, तो नहीं मानी लड़की। तो इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके लड़की का गला दबाया जैसा बता रहा है। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है। हमारी टीम वहाँ पे कॉम्बिंग भी कर रही है और जो है नदी में तलाश भी कर रही है। आगरा की पीएसी भी आ गई है लड़की। तो जैसा उसने बताया कि हमने गला दबा करके उसको बटेश्वर पुल के पास से नदी में फेंक दिया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि लड़की के पिता ने ही अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया है। इस साजिश में लड़की के पिता के साथ साथ उसके कुछ और रिश्तेदार भी शामिल हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत पहले लड़की को मारा और फिर लड़की की हत्या करके यमुना लहरों में दफन कर दिया। उन्होंने 6-7 नाम बताए, देवीराम, शिवराज, रोहित, राहुल, अमन और गुंजन। जो गाड़ी चला ये लोग उसको उठा के ले गए हैं। तो फिर इसको मैंने अपहरण में दर्ज कराया। अपहरण दर्ज हुआ तो पुलिस कुछ ज़्यादा सक्रिय हुई। चारों तरफ हम लोग जांच पड़ताल में निकले तो फिर जानकारी में ये आया कि इस मुकदमे का जो आईओ है खालिद, उसकी जानकारी में आया कि ये लोग जो है देवीराम की जो लड़की है नेहा और ये जो लड़का गायब हुआ था उत्तम, दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे। फिरोजाबाद के सिरसागंज का इलाका सन्न रह गया जब ये खबर फैली कि पिता ने ही अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि दिव्या और देव एक बार घर से चले गए थे, लेकिन लड़की के घर वाले दोनों को वापस ले आए और उन्हें अलग कर दिया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दोनों को एक दूसरे से अलग रहना स्वीकार नहीं था। इसीलिए जब लड़की के पिता ने लड़के को बुलाया तो वो शायद ये सोचकर चला गया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन साजिश कुछ और ही थी। बाकी अभियुक्तों को भी बहुत सघन तरीके से तलाश की जा रही है। वो मिल जाएंगे तो कॉर्पोरेशन हो जाएगा घटना का, और लाश मिल जाएगी तो उसकी बातों का पुष्टिकारक साक्ष्य होगा। और सीओ वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। मैं भी मौके पे गया था, काफ़ी देर वहाँ पे रहा, तहकीकात किया, बात किया। पीएसी लगा दिया है गोताखोरों को। डेड बॉडी की तलाश हम लोग कर रहे हैं और मुलजिमान की तलाश कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी पूरी घटना का अनावरण करके अन्य विधिक अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। फिरोजाबाद पुलिस सिरसागंज में यमुना की लहरों में दोनों लाशों की तलाश कर रही है। देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, फिरोजाबाद। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
मालदीव में दिखा मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज, पार्टी करती